हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। काहे को बियाहे परदेस बाबुल मोरे, भैया को दिए महल दो महले, हमें दिए परदेस, मैं तो घर की गाई, हाकी हूं कूद जाऊं, काहे बियाहे परदेस। आज से कोई 800,000 वर्ष पहले अमीर खुसरो साहब ने अपने काव्य के द्वारा तत्कालीन समाज में जो महिलाओं का दर्द था उसे लिखा था। आज जब 2026 में हम उस दर्द की तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं कि अभी भी वो दर्द वैसा ही बना हुआ है। कितने ही कानून बन जाए, 60 वर्ष हो चुके हैं कानून को बने हुए, लेकिन अभी भी जो दहेज हत्या का दानव है वो रुक नहीं रहा है। लगातार वो महिलाओं को काल के गराल में समाता जा रहा है। इस पे हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। बात किस चीज पे कर रहे हैं, ये एक आर्टिकल है जो लगातार काफी पॉपुलर हो रहा है, बहुत से लोग उसको शेयर कर रहे हैं। इसके ही विस्तार पे जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो 60 साल हो चुके हैं कानून को बने, और लगभग पिछले मतलब अगर हम 2018 से 2022 का एनसीआरबी का डेटा लें तो लगभग 34 हजार मृत्यु हो चुकी है दहेज से। अगर आप मोटा माटी ले तो लगभग 15,000 से 16,000 मृत्यु हर वर्ष होती है सिर्फ दहेज के कारण। 15,000, कैन यू बिलीव इट, कितनी बड़ी संख्या है ये। और अभी भी क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि हम नहीं, एक सोसाइटी के तौर पे हम बड़े कमजोर पड़ते जा रहे हैं, हम नहीं सुधर रहे। ठीक है, कड़वा सच क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज एक गहरी जड़ें जमा चुकी है, सामाजिक बुराई के रूप में देश के बड़े हिस्से में कायम है और ये दूर नहीं हो पा रहा है। इसके ही सभी पहलुओं पे क्या कोर्ट ने कहा, क्या चीजें दिख के आई, इन सब पे हम बात करेंगे, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। ये आर्टिकल है, आप इसको इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ सकते हैं, यूपीएससी वाले सेक्शन में। ठीक है, मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी जुड़ जाइए, दोनों जगहों पे बातें, मुलाकातें, डिस्कशंस होती रहेंगी। ठीक है, क्या है, अगर आप ध्यान दें तो शुरुआत किससे हुई थी? उपहार से हुई थी। ठीक है, जहेज की बात कर लें, दहेज की बात कर लें, एक टर्म पॉपुलरली बॉलीवुड मूवीज ने फेमस कर दिया, गिफ्ट की बात कर लें, शुरुआत तो उपहार से हुई थी। ठीक है, मूल स्वरूप क्या था? स्त्रीधन का रूप था कि महिला को उसके घर वाले देते हैं जिसको वो महिला इस्तेमाल करे। लेकिन क्या वास्तविक रूप में इस प्रकार से दिखता है? नहीं। वो लड़का, उसके घर वाले क्या इस्तेमाल करेंगे? उस लड़की की अगर बहन है तो उसको दहेज में दे दिया जाएगा, लेकिन वो लड़की जो है उसके इस्तेमाल में नहीं आएगा। और फिर अगर लड़की खुद अपने घर को छोड़ के आ रही है तो फिर दहेज की क्या जरूरत है? ठीक है, परंपरागत रूप से दहेज दुल्हन को उसके परिवार द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला एक स्वैच्छिक उपहार था। स्वैच्छिक था, ध्यान रखिएगा, इस शब्द ध्यान रखिएगा, स्वैच्छिक था। ज्यादातर उत्तरी भारत की उच्च जातियों तक ही सीमित थी, पूरे भारत में फैली। ठीक है, इसे कन्यादान की रस्म से जुड़े स्त्रीधन या विवाह पूर्व विरासत के रूप में देखा जाता था, क्योंकि बेटियों का पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं होता था तो उनका जो हिस्सा था वो स्त्रीधन के रूप में दे दिया जाता था कि वो बेटी जब ससुराल जाएगी, जब मिस करेगी हर चीज को, तो वो कम से कम अपने स्त्रीधन का इस्तेमाल कर सके। पर हम सबको पता है कि कितना ज्यादा खराब हो चुका है, डिटेरियोरेट हो चुका है। ठीक है, क्या है, 1976 में हम प्रथा की बात कर लें तो हुआ क्या कि 1974 में क्या हुआ, CSWI की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि दहेज भारत के सभी जातियों, समुदायों, धर्मों, क्षेत्रों में फैल गया था, समस्त भारत में। ठीक है, पारंपरिक वस्तुओं की जगह नकद और लग्जरी सामान ने ले ली थी। आई नो मेनी केसेस जहां पे मैंने सुना कि बारात लौट गई कि उनको दुपहिया नहीं मिली। वो समय चेतक का स्कूटर आया करता था, नया नया रेडियो आया था, साइकिल नहीं मिलती थी, बारात लौट गई, इस प्रकार की चीजें हुआ करती थी। ठीक है, दहेज दूल्हे के व्यवसाय और सामाजिक स्थिति द्वारा निर्धारित होने लगा, एक बाजार मूल्य जुड़ गया। सरकारी जॉब है तो फिर आप बोलिए साहब, हम दे देते हैं उसको, है ना। 2003 की जो अगर AIDWA की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो क्या है, भव्य शादियों और उपभोक्तावादी संस्कृति ने इसे एक अनिवार्य लेन देन बना दिया कि पहला, शादियों में जम के खर्चा किया जाएगा। ठीक है, जिसे उपभोक्तावादी संस्कृति की बात कह रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसा कुछ शुरू हो गया। लेकिन जहेज या दहेज तो चाहिए चाहिए। वो दिखाएंगे ना कि अरे क्या मिला है, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, ये गाड़ी, वो गाड़ी, इस प्रकार की चीजें, ये कहीं ना कहीं समाज में व्याप्त रहेंगे और एक शो ऑफ जिसे बन गया है। एंड मुझे तो लगता है कई बार ये म्यूचुअली हो जाता है कि हालांकि कोई खुद से इतना खर्च नहीं करना चाहेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ईगो पे ले लेते हैं कि हम क्यों नहीं देंगे, हम अपनी बेटी में 10 करोड़ देंगे। तो इस प्रकार के लोगों ने चीजों को और खराब कर रखा है। खैर, कानून का पहला हथियार निषेध अधिनियम जो 1961 का अधिनियम था, कोई भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जो विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है, देने के लिए सहमति होती है, वो क्या है, उसको कहा गया, परिभाषित किया गया पहली बात तो। ठीक है, इसको धारा 2 में भारत में दहेज मांगना, लेना और देना अपराध बनाया जाए, धारा 3 और 4 के द्वारा। 1984 और 1986 की बात की जाए तो कुछ सजा में वृद्धि हुई, न्यूनतम 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद की बात की गई, जेल की।
उपहारों की सूची अनिवार्य, विवाह के समय दिए गए उपहारों में लिखित सूची रखना अनिवार्य किया गया। क्या दे रहे हैं उसको बताते चलिए। कोई करता है? कोई नहीं करता, है ना, इसीलिए मृत्यु हो रही है। बात करते हैं क्या है जो कानून जब और सख्त हुआ, जब क्रूरता और दहेज की हत्या की परिभाषा क्या है। इंडियन पीनल कोड 498 आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। उसमें क्या है जो 1983 में दिखा यहाँ पे, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता क्या है। यह विवाहिता महिला को उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता के मामलों में लागू होता है। 498 एक ही बात हो रही है। इससे आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने की शक्ति मिल जाती है। 498 है, लेकिन 498 है पहले से था, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गई है, उसमें भी चीजों को इंक्लूड किया गया है। लेकिन क्या सुधार हो रहा है? सुधार तो नहीं हो रहा है। खैर, आईपीसी की धारा 304B, उसमें क्या कहा गया कि विवाह के 7 वर्षों के भीतर, ध्यान रखना 7 वर्षों की बात हो रही है, महिला के जलने या शारीरिक चोट से असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो और मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज की मांग के लिए क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो तो इस धारा की बात की जाएगी। परिणाम, ऐसी मृत्यु को दहेज हत्या माना जाएगा और पति या उसके रिश्तेदारों को इसका कारण माना जाएगा। 7 वर्षों की बात हो गई। और क्या, मैं तो कितने सारे केसेस को जानता हूं, जब हम अखबारों को पढ़ते हैं कि 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष बाद भी इस प्रकार के केसेस को हम देखते हैं जहां पे दहेज हत्या को जोड़ा जाता है इस प्रकार की चीजों से। और यू नेवर नो, ये एक ऐसा प्रोसेस, इसको हम रिकरिंग प्रोसेस कह सकते हैं, हो रहा है, लगातार होता जा रहा है दहेज हत्या के रूप में, है ना। न्याय का तराजू क्या कहता है कि सबूत का बोझ किस पे? आरोपी पे। इस पे भी बड़ी क्या कहते हैं, हाय तौबा मच जाती है। क्यों मच जाती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अगर हम 1872 के बारे में बात करें तो क्या है मुख्य प्रावधान, दहेज हत्या के मामलों में अभियोजन पक्ष को अपराध साबित करने के बजाय आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। और इसीलिए फॉल्स केसेस भी बहुत सारे देखे जा रहे हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि दहेज या जहेज की जब भी बात होगी, वो सभी लोग जो फॉल्स केसेस करते हैं वो उतने ही बड़े आरोपी हैं जो दरअसल आरोपी हैं। आप समझ रहे हो, जो दहेज के लिए मार देते हैं उतने ही बड़े आरोपी वो लोग हैं जो फॉल्स केसेस करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उन लोगों का पक्ष कमजोर हो जाता है जो दरअसल विक्टिम है, उनका पक्ष कमजोर हो जाता है। इससे दहेज मामलों में कानूनी प्रक्रिया को पीड़ितों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण झुकाव दिया। अच्छी बात थी, क्योंकि इस प्रकार के बदलाव, कल मैं जब वीडियो कर रहा था यूजीसी को लेके तो भी मैंने बताया कि अच्छे सकारात्मक बदलावों के लिए इस प्रकार के क्लॉज को जोड़ा जाता है। लेकिन इसका जो मिसयूज हो जाता है, मिसयूज शुरू हो जाता है, वो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल विक्टिम होता है उसके खाते में जाकर जुड़ता है और उसको इसका प्रभाव झेलना पड़ता है। खैर, कानून क्यों विफल होता है? अगर हम अदृश्य रूप से देखें तो क्या है, दहेज की बातचीत भरोसे पे बने सामाजिक नेटवर्क सूक्ष्म संकेतों या माध्यमों से होती है जिसमें लिखित सबूत का अभाव होता है। वो एक मामा जाते हैं उधर, उनसे मिल लेते हैं, शादी पक्की कर सकते हैं, पहली बात कर लेते 15-20 लाख देख लेना, है ना, तो वो मैनेज हो जाता है। तो वो दोस्ती पे कि भाई हम पे आ जा रही है, हम मैनेज करेंगे उसको। खैर, अधिकांश मामलों में पुलिस द्वारा सबूतों के अभाव में ये खारिज कर दिए जाते हैं, क्योंकि बातचीत पे आधारित है ना। आप क्या आरोप लगाने जाओगे? 2 लोग ने बातचीत की, या तो उसको रिकॉर्ड कर लो, वो भी उतना बड़ा साक्ष्य नहीं, रिकॉर्डिंग के से भी इश्यूज होते हैं। अच्छा, शादी के उपहारों का सांस्कृतिक सामान्यीकरण दहेज को स्वैच्छिक उपहारों के रूप में छिपाने की अनुमति देता है, जिससे मुकदमा चलाना क्या हो जाता है, और मुश्किल हो जाता है। क्या किसने गिफ्ट किया, क्यों गिफ्ट किया, इस पे तो कोई चेक करता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अमूमन पुलिस खुद से जाके देखती होगी शादी में क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। अमूमन ये तभी होता है जब कोई शिकायत करता है, और शिकायत करने में आप किसको कितना छाटेंगे, यू नेवर नो। ये बड़ी टफ प्रोसेस है जिसपे होना चाहिए, ठीक है। क्या है कि जब प्रगति दहेज को बढ़ावा देती है तो क्या देखने को मिलता है, ठीक है। चिपलुंकर और वीवर का 2023 का अध्ययन क्या है, मैरिज मार्केट्स एंड द राइज ऑफ डाउरी इन इंडिया। ये एक बहुत फेमस लेख रहा, किताब की शक्ल में भी हमने देखा इसे। इसमें खोज क्या है कि आधुनिकीकरण ने विरोधाभासी रूप से दहेज को कायम रखने में मदद की है। कैसे की है इसको देख लेते हैं। जिन पुरुषों के पास उच्च दर्जे की नौकरियां होती हैं उनके लिए महिलाओं या परिवारों को आधुनिक सुयुक्त पुरुषों के मेल खाने के लिए दहेज देने के लिए मजबूर किया जाता है। एक काम करिए, लड़की में हमारे कुछ, उनको लगता है कि लड़कियों में इश्यूज हैं, दहेज हम 10 लाख बढ़ा दे रहे हैं, देखो मैनेज कर लेना है। विवाह के बाजार पुरुषों और महिलाओं को असमान रूप में देखता है, जिससे महिलाओं को अवमूल्यन होता है। कमोडिटी है, महिला को कमोडिटी मान चुके हैं, तो एक कमोडिटी ऑलरेडी डिवैल्यूड है क्योंकि वो महिला है, पहली बात। तो दूसरी बात, सामने वाला सरकारी जॉब में है, बस उसकी क्वालिटी यही है, तो वो हाई वैल्यूड रहेगा। फिर दोनों को मिलाएं कैसे, जो डिवैल्यूड है उसमें कुछ वैल्यू ऐड की जाएगी, वही वैल्यू दहेज है। अब उसका मीटर कितना बढ़ा जाए, नोबडी नोस, ठीक है। खैर, सामाजिक जड़ें क्या है, पितृसत्ता, रिश्तेदारी और महिलाओं के मूल्य से पुरुषों के महिलाओं से श्रेष्ठ मानने के मानक, इसीलिए महिलाएं ही दहेज दे रही हैं, है ना। बहुत सा ऐसा समाज है जहां पे पुरुष भी दहेज देते हैं, पर बहुत आप उंगलियों में गिन सकते हैं उनको, ठीक है।
यह विशेष रूप से तब सच होता है जब महिलाओं में वित्तीय स्वतंत्रता की कमी होती है, और अगर नहीं होती है तो जानबूझ के परिवार से महसूस करा दी जाती है कि यू आर मतलब वेरी डाउनग्रेडेड। ठीक है, तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब तुम्हारी शादी होगी। अरे 30 की हो गई, 32 की हो गई, शादी नहीं हो रही है, बोझ रहेगी क्या? लीला दुबे जैसे विद्वानों ने दर्शाया क्या कि कैसे ये मूल्य भारतीय रिश्तेदारी प्रणाली का हिस्सा है, रिश्तेदारी व्यवस्था। क्योंकि रिश्ते कराते हैं ना, वो गांव पहुंच गए, जाके बात कर लिया, अरे हम उनकी लड़की के लिए बात कर लिए, अब रिश्ता कर देंगे, हमने दहेज की बात कर ली ना, बस बात खत्म। खैर, निरंतर वित्तीय तनाव बेटियों को सामाजिक और आर्थिक देनदारी के रूप में देखने की धारणा से जुड़ा है कि बेटी इतनी उम्र की हो गई है, कब शादी करेंगे उसकी, जो भ्रूण हत्या से भी अन्य सामाजिक बुराइयों को जन्म देता है। बिल्कुल, हमने कुछ दिन पहले हरियाणा का केस किया था। भ्रूण हत्या का बहुत बड़ा कारण इस प्रकार के दहेज को न दे पाना, या भविष्य में ऐसा समझना कि हम नहीं दे पाएंगे, इस कारण गर्भ में ही बच्ची को मार दो, क्योंकि बच्ची रहेगी तो होगा। खैर, बात करें अगर तो बहुत सी आबादी 1970 के दशक में दहेज के खिलाफ सक्रिय आंदोलन दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में देखा गया। शहादा आंदोलन 1972 हैदराबाद में प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन ने किया। 1975 के विरोध प्रदर्शनों में जागरूकताएं बढ़ी। ठीक है, महिलाएं जलने के लिए नहीं है, इस प्रकार के नारे बने। आंदोलन ने दहेज की समझ को एक व्यक्तिगत पारिवारिक मामले से इतर एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाया। लेकिन क्या अभी भी सोल्यूशन मिल पाया है? नहीं। मैं बताता रहा हूं कि 2018 से 2022 का डेटा जो सबसे पहले स्लाइड में दिखाया था, लगभग 35,000 के आसपास मृत्यु हुई है। कैन यू बिलीव इट कि इस प्रगतिशील समाज में अभी भी दहेज हत्याएं हो रही हैं, है ना? खैर, जागरूकता का केंद्र क्यों बदल रहा है कि दहेज विरोधी जागरूकता का ध्यान विशेष रूप से युवा पुरुषों की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप मना कर दो कि हमको नहीं लेना है दहेज, उन्हें यह संवेदनशील बनाने की जरूरत है कि दहेज एक अपराध है। दहेज मुक्त विवाहों से सार्वजनिक मान्यता और उत्सव मनाना सही दिशा में कदम हो सकता है। और देखो, लड़कों को समझना पड़ेगा कि आपकी कीमत लगाई जा रही है। आपकी कीमत लग गई 25 लाख 30 लाख, आप खुद को अमूल्य मानते हैं, तो इस प्रकार के दहेज और दहेज के जो टिटिम्बे होते हैं इनसे आप दूर रहिए। इस बात को रखिए, पुरुषों को ध्यान रखना होगा इसका। ठीक है, जागरूकता की बात, हमको शिक्षा में सफल दहेज विरोधी अभियानों को पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। ठीक है, शादी के बाद भी कमोडिटी मानने की जो बात होती है ना, उससे दूर जाना होगा, है ना? स्थानीय निकायों और समूहों द्वारा सामग्री का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद और प्रसार, ताकि क्या हो, ताकि जागरूकता बढ़े। और क्या चीज है कि ब्रेक थ्रू बेल बजाओ अभियान, हम सबको पता है, वो जो घंटी बजा के भाग आते थे वाला अभियान था, बड़ा फेमस था। एक समय उस पर बड़ा ऐड भी बना था कि अगर आपको लग रहा है कि घरेलू हिंसा हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और किसी भी कारण से हो रहा है, तो बेल बजाओ अभियान बड़ा फेमस रहा था। इस प्रकार के अभियानों द्वारा हम कम से कम उस समय हिंसा को रोक सकते हैं जो शायद परिणत हो जाए किसी की मृत्यु में, रोका जा सकता है उसको। ठीक है, क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने एक आह्वान का क्या कहा कि इस सामाजिक बुराई को खत्म करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए सभी संबंधित पक्षों के केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, सब अगर जुड़ेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, मुट्ठी बंधेगी तभी आप मुक्का मार सकते हैं, है ना? कौन कौन शामिल है? विधानमंडल, कानून प्रवर्तन, न्यायपालिका, नागरिक समाज, यानी कि हम सभी लोग। और तभी सॉल्यूशन संभव है, क्योंकि कानून बन गए, 60 से ज्यादा साल हो गए, अभी भी हर वर्ष 14-15 हजार मृत्यु हो रही है। क्योंकि जो मैंने आपको 15,000 का डेटा बताया, ये एनसीआरबी के एवरेज पे आधारित है। तो 15,000 अगर हर वर्ष हो सकता है, कभी 14,000 और कभी 16,000 हो। मैं कहता हूं 10,000 भी अगर हर वर्ष मृत्यु हो रही है, तो ये कितना भयावह आंकड़ा है। इस आंकड़े से कब हम बच सकते हैं? जब हम समाज के रूप में तय कर लें कि इसको अब निपटना है। जैसे आजकल भ्रूण हत्या कम होती जा रही है, हरियाणा का उदाहरण है कि वहां पे डेटा बहुत अच्छा हो गया, उस प्रकार के डेटा पे हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, कानून एक उपकरण है, लेकिन बदलाव क्या है? सामाजिक और पीढ़ीगत होना चाहिए। बच्चों के कान में इस बात को डालिए कि तुम बिकने के लिए नहीं हो। कोई तुमको 50 लाख में 50 करोड़ में खरीदे, तुमको बिकना नहीं। एटलीस्ट महिला को कमोडिटी मान के उसको खरीद नहीं लेना है। ठीक है, कि तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं है वो। खैर, कानून एक उपकरण हो सकता है, लेकिन बदलाव सामाजिक और पीढ़ीगत होने चाहिए। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और ऐसी सामाजिक चेतना का निर्माण करना जहां दहेज अस्वीकार हो। महिला मना कर दे कि हमको ऐसी शादी करनी ही नहीं है जहां पर दहेज ली जा रही है। स्टैंड लो, देयर आर सो मेनी न्यूज आती रहती है, खबरें आती रहती है, आप उनको पढ़िए, देखिए और आस्वाद कीजिए कि आपका खुद का वजूद है। कोई व्यक्ति आपको पैसे के लालच में बेचे और कोई खरीदे इस लालच में, आपके लिए गवारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के आर्टिकल्स आते हैं तो कई बार अंदर से भी एक चीज का चोटती है कि आज भी हमको इस प्रकार के आर्टिकल्स पे वीडियो बनाने पड़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया, हिंदू ने भी कवर किया होगा, अन्य न्यूज़पेपर ने कवर किया होगा। राष्ट्रीय स्तर पे इस पे बात नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे कुछ अलग प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो यूथ इसको देख रहा है, वो यूथ इस बारे में सोच ले कि भविष्य में उसकी जिंदगी जो अमूल्य है, उसका करियर जो अमूल्य है, उसको कोई पैसा दे के तय ना करे। ठीक है, कि तुमको ये हम बेच रहे हैं, इसको खरीद लो, इस प्रकार की चीजें ना हो। आप दृढ़ क्या कहते हैं डिसीजन लीजिए कि हम दहेज के खिलाफ रहेंगे और इस प्रकार की किसी हत्या को
होने से बचाएंगे, रोकेंगे। ठीक है, इतना बताते चले कि 17 तारीख तक स्टेप इनटू सक्सेस सेल चले स्टडी IQ में, जहाँ पे आपको हमारे सभी बैचेस में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप चाहे इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में हमारे बैचेस को ले सकते हैं। विकास लाइव कोड जो फ्लोट कर रहा है, आप इसको यूज कीजिए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो हमारे जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो आप 2027 के, 2028 के SIP बैचेस हैं, देयर आर सो मेनी गुड फीचर्स। तो जब भी आप वेबसाइट पे जाएं तो ब्रोशर डाउनलोड करके एक बार पढ़ लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई हैं जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा, कोर्स में इन चीजों को भी शामिल किया जा सकता है। तो एक बार पढ़िएगा जरूर। ठीक है, बाकी हिंदी साहित्य का भी जो कोर्स है वो 15 जनवरी से शुरू हो चुका है और अगले 5-10 दिन एडमिशन चलेगा, फिर एडमिशन क्लोज हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कामायनी से बैच शुरू हुआ है और इसमें भी 17 तारीख तक आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे हिंदी साहित्य के बैच में। तो क्या करना है, देर नहीं करनी है, जितने जल्दी हो सके जुड़ जाना है साहित्य से। बाकी मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए, मुलाकात कीजिए, PDF वहीं पे प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अपना ओपिनियन बताते जाइएगा। और युवा पीढ़ी से एक आग्रह और है, जब भी हम यहाँ पे कोई वीडियो लेके आते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी रिसर्च होती है, डेटा होते हैं, आंकड़े होते हैं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप इसके लिए बायस्ड हैं। देखो, सरकार के जो डेटा है उसी डेटा को हम यहाँ पे रखते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं। सरकारी डेटा में अगर कुछ दिक्कत है तो आप सरकार से प्रश्न कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि जो वास्तविकता में समाज में चल रहा है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 या पेपर 4, यानी कि GS 1, 2, 3, 4 में, उससे आपको अवगत कराना, करंट अफेयर्स में कैसे सहायक हो सकता है उससे आपको बताना, सभी पर्सपेक्टिव से बताना, बस इतना। हम आपको किसी एक पार्टी, किसी एक पक्ष, किसी एक पंथ की तरफ जाने की बात नहीं कर रहे हैं। UPSC कैसे क्लियर होगी, बस ये बताने का प्रयास करते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।